हेलो बच्चों, आइए ITS R16 का कुछ सोल्यूशन देख लिया जाए। आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी सोल्यूशन में, तो सबसे पहले डिस्कस किया जाए आज फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 76 है ना। क्वेश्चन नंबर 76 सबसे पहले देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि सुक्रोज के एक मोल में कितने एटम्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉलिक्यूल गिवन हो और एटम फाइंड करना हो तो स्ट्रेट फार्मूला आप लगाइएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू अवोगाद्रो नंबर, है ना। यही फार्मूला बताया था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल गिवन हो और उसमें एटम फाइंड करना हो तो आपको फार्मूला यही लगाना है। अब क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे सुक्रोज का मोल दिया है 1 मोल, और सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। इसके जितने भी एटम्स हैं सबको ऐड कर लीजिए आप। 12, 22 और 11 को ऐड करेंगे आप तो आएगा ये 45। तो एटॉमिसिटी हो गई 45, यानी सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 45 एटम है। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अगर कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि मेटल के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना हो, यानी सरफेस पे लाना हो, तो उस समय एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगर इससे एक्सेस फ्रीक्वेंसी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो वो मूव करने लगता है, और जब मूव करता है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ जब भी मूव करेगा तो जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा किससे ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड की इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन अंदर से सरफेस पे आएगा, और ज़्यादा होगी तो बाहर सरफेस से आने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव भी करेगा। तो 77 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78 में कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और पूछा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये। एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट है, कैटायनिक है या एनायोनिक है। तो मैं वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3p6 नहीं दिया हुआ, ये 3p5 दिया हुआ है। ये हो गया 3s2 3p6 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है ना। तो जरा ये बताइए कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है 4s में स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए केवल होता है, और ये क्रोमियम का एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना कि एक्साइटेड स्टेट होता है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बताया था आपको। फिर यानी 78 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यहाँ पे पूछा है कि अबाउ प्रिंसिपल को कौन वायोलेट कर रहा है। अबाउ प्रिंसिपल भी मैंने बताया था आपको कि जब लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड अगर हम देखें तो ऑप्शन सेकंड में क्या लिखा है, एक ऑर्बिटल है 2s का और यहाँ पे 2p का 3 ऑर्बिटल दे दिया है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2s का 1 ऑर्बिटल है। 2s में इलेक्ट्रॉन फिल किया है 1, जबकि 2p में इलेक्ट्रॉन 4 फिल कर दिया है ऑप्शन सेकंड में, है ना। और ये अबाउ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है क्योंकि बिना 2s में कम्प्लीटली फिल्ड हुए इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता है 2p में अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में करेक्ट ऑप्शन मैच करवाना है। पहला दे दिया है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में मैंने बताया था आपको कि फ्री एक्सपेंशन जब भी होगा तो वर्क डन क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है। 2 कॉलम दे दिया है यहाँ पे, कॉलम 1 और यहाँ पे दे दिया है कॉलम 2। फर्स्ट कॉलम यहाँ कर दिया है, सेकेंड कॉलम 1 में रख दिया है फ्री एक्सपेंशन। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा E = Q + W।
कई बुक में डेल्टा ई की जगह डेल्टा यू भी मेंशन है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क डन हो जाता है 0 तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू के, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। और इसका मैचिंग देखें तो ये मैच कर रहा है आर के साथ, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी। तो ए का जो मैचिंग होगा वो आर के साथ होगा। सेकेंड दे दिया यहाँ पे मैचिंग में, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी 0 और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ W। और उसके बाद ऑप्शन में यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा S, सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट दे दिया है C, ये है A, ये है B और ये है C में लिख दिया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस वही है जिसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ W। प्रॉब्लम यह है कि ये इरिवर्सिबल था और ये कौन सा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C का ऑप्शन हो जाएगा P। लास्ट पार्ट है इसका एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है, एडियाबैटिक चेंज में हीट सप्लाई होती ही नहीं है सिस्टम में। अगर हीट सप्लाई नहीं होगी तो Q की वैल्यू 0 होगी। Q की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आएगी, W के इक्वल आ जाएगी। यानी वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, एडियाबैटिक के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा Q, है ना। अगर आप ऐसा देखें यहाँ पे तो ऑप्शन मिलेगा थर्ड आपको, यानी 80 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और वो स्पॉन्टेनियस होगा तो जनरली क्या डिक्रीज करता है। मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनिटी का 100% स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन डिफाइंड होता है गिब्स फ्री एनर्जी से। पहला लिखा है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, 100% डिफाइंड नहीं होता है। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, मैंने बताया हुआ है। इंटरनल एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइंड नहीं करता है। तो लास्ट ऑप्शन है फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। यानी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में एक रिएक्शन दे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया जा रहा है यहाँ पे, और ये डिकम्पोज होगा सॉलिड से तो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन 2 जरा बताइए, अगर Kp बनाएंगे, Kp का इक्वेशन तो मैंने बताया था सॉलिड और लिक्विड का पार्शियल प्रेशर एक्टिव मास दोनों 1 लेते हैं, तो Kp की वैल्यू केवल किसके इक्वल आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, है ना। ये हो गया। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, दोनों सॉलिड है, दोनों कांस्टेंट होंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, और थर्ड जिसमें होगा वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ पे लिखा हुआ एक रिएक्शन दिया हुआ है, निकल का फिजिकल स्टेट है सॉलिड, कंबाइन हो रहा है 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से गैसियस फॉर्म में है और कंबाइन होकर बना रहा है NiCO4। पूछा हुआ है यहाँ पे K का यूनिट क्या होगा, तो K का जनरल यूनिट मैंने बताया है मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा Ng। यानी अगर डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा। डेल्टा Ng की वैल्यू कैसे निकालते हैं, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितना है यहाँ पे 1 माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना मोल है 4, कितनी वैल्यू आएगी -3, है ना। -3 अगर आ जाएगी तो K का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर -3, है ना। तो मोल पर लीटर टू द पावर -3 इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बोला है यहाँ पे NH2- का, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड निकालना, यानी ये हो गया बेस। मैंने ये बताया था आपको कि जब भी बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, बेस से जब भी कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो क्या करते हैं, H+ ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अगर H+ ऐड करेंगे तो ये NH2 से क्या बन जाएगा, अमाइड आयन से बन जाएगा ये अमोनिया। अगर ये अमोनिया बनेगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85।
क्वेश्चन नंबर 85 में है KSP दे दिया है यहाँ पे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की KSP गिवन है यहाँ पे, और ये KSP है 1.6 10⁻⁻30। सॉलिबिलिटी निकालना है इसका वाटर में, यानी S की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये कंपाउंड कौन सा टाइप है। कंपाउंड का टाइप देखेंगे आप तो 1,3 टाइप कंपाउंड है, और KSP 1,3 टाइप कंपाउंड का क्या होता है, अगर 1,3 टाइप कंपाउंड का KSP आप निकालेंगे तो KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा 27S⁴। KSP की वैल्यू है यहाँ पे 1.6 10⁻⁻30। 27 का साइड चेंज करेंगे ये यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया S⁴। S की वैल्यू निकालेंगे आप तो कितनी आएगी ये 1.6 10⁻⁻30 अपॉन 27⁴, यानी ऑप्शन ढूंढिए यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे बोला हुआ है कि पानी के प्योर वाटर में की मोलरिटी कितनी होगी। तो डायरेक्ट मैंने ये बताया है प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होती है 55.5, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में एक कंपाउंड दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस, और ये बोला है कि 100% डिसोसिएट हो रहा है आयन के फॉर्म पे। अगर ये 100% डिसोसिएट होगा आयन के फॉर्म पे तो वेन हॉफ फैक्टर और टोटल जो आयन्स है उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। इसको तोड़ेंगे तो 2 मोल एल्यूमिनियम और 3 मोल सल्फेट आयन मिलेगा, यानी वेन हॉफ फैक्टर और N की टोटल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी। पूछा है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेम वेन हॉफ फैक्टर आएगा। तो आप अगर देखें पहला ऑप्शन दे दिया है K3FeCN6, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब भी हम लोग लेते हैं तो आपको पता है कि स्फीयर के अंदर कभी भी डिसोसिएशन नहीं होता है, यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3 मोल पोटेशियम आयन मिलेंगे और 1 मोल यहाँ पे FeCN6 3 माइनस आयन मिलेगा, टोटल आयन हो जाएगा यहाँ पे 4। सेकेंड ऑप्शन पे देखेंगे आप तो सेकेंड ऑप्शन है AlNO3 होल थ्राइस, AlNO3 होल थ्राइस। अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा, 3 मोल नाइट्रेट आयन मिलेंगे और टोटल N आएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट देखिए, यानी यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4FeCN6 को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मोल पोटेशियम आयन मिलेगा और 1 मोल FeCN6 एनायन मिल जाएगा, और टोटल आयन कितने आएंगे 4 पोटेशियम और 1 एनायन, टोटल आयन हो जाएंगे 5, यानी क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा सेल है ये। बीच में सॉल्ट ब्रिज है और यहाँ पे जिंक सॉलिड फेस में है और ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, जिंक 2+ एक्वा स्टेट में। यहाँ पे कॉपर 2+ आयन है यानी क्यूप्रिक आयन है और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। मैंने बताया था कि जब भी किसी सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज आए तो वो हमेशा कौन सा सेल होता है डेनियल सेल होता है। ऑप्शन में है वेस्टर्न, कैलोमेल, फेराडे और डेनियल सेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 नस्ट इक्वेशन का है, जहाँ पे इक्वेशन दे दिया है ई सेल का इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF ln Mg2+ एक्टिव मास ऑफ मैग्नीशियम आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ सिल्वर आयन। पूछा हुआ है कि कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है यहाँ पे। तो मैंने बताया था जब भी नस्ट इक्वेशन आता है तो यहाँ पे लॉग पे क्या होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और ये होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अगर ऑप्शन 4 पे आप देखें यहाँ पे ऑप्शन 4 पे तो यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाया हुआ है और यहाँ कर दिया है Mg2+, यहाँ पे लिखा हुआ है Ag2 Ag1+। फिर मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब भी सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन दिया हो यहाँ पे तो ट्रिक लगाइएगा RP का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, यहाँ पे है। दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर आयन, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कई बार ये क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जिसका रिएक्शन में क्या हो रिडक्शन हो।
फिर पूछा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये जो 4 रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये रिडक्शन है, यानी ये SRP वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या होता है, SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, SRP वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो फिर फ्लोरीन की SRP मैक्सिमम है 2.85, लेकिन यहाँ पे 2 आयन है, यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं, पहला फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, दूसरा फ्लोराइड आयन है। तो किसका रिडक्शन होगा यहाँ पे, रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करेगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी पहला ऑप्शन मिल गया आपको फ्लोरीन मॉलिक्यूल। दूसरा यहाँ पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी SRP मिनिमम होगी। मिनिमम SRP वाला है यहाँ पे आयोडीन का रिएक्शन, जहाँ पे आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन इनटेक करके कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड आयन में। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो दो स्पीसीज यहाँ पे भी मिल रहे हैं, एक आयोडाइड आयन मिल रहा है, दूसरा आयोडीन मॉलिक्यूल मिल रहा है। किसका यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का, यानी ये हो जाएगा आयोडाइड आयन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन एंड आयोडाइड आयन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 ने बोला है कि डेवी हकल ऑन सीगर इक्वेशन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मैंने बताया था कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा यहाँ पे प्लॉट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ C पे, यहाँ पे लेमडा m को प्लॉट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जाता है -mx+c के लिए, और वीक के लिए ग्राफ जाता है ऐसे, है ना। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आप 91 में, तो 91 का ऑप्शन थर्ड मिलेगा, जहाँ पे वीक का ग्राफ फर्स्ट दिया है और स्ट्रॉन्ग का दे दिया है यहाँ पे सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि कौन सा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला लिखा है ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, ये तो सही है, ऑर्डर बैलेंस रिएक्शन से कभी भी परफेक्टली डिफाइंड नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा लिखा है ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। फिर वही बात है कि अगर बैलेंस रिएक्शन से ऑर्डर परफेक्टली डिफाइंड नहीं होगा तो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये भी सही है। मैंने बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के पावर का सम ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। और लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर होता है, ये गलत है। मैंने बताया था कि ऑर्डर होल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो तो है ही होल में, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो 92 का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 में है बोला है कि कौन सा ग्राफ सही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने बताया था, RT = R0 - KT। ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो ग्राफ आता है -mx+c का, तो जो ग्राफ ऐसे जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 ये भी केमिकल काइनेटिक्स का ही है क्वेश्चन, आर्हेनियस इक्वेशन का। यहाँ बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी अगर रेट डबल हो। रेट डबल होगा तो रेट के साथ साथ रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, इसका मतलब है रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K1 हो जाएगी। इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर दे दिया है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 308 केल्विन, है ना। तो आर्हेनियस का इक्वेशन लगा दीजिए, क्या होता है log K2/K1 EA/2.303 RT 1/T1 - 1/T2। बस इस पे वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो K2 की वैल्यू 2K1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 2K1/K1। एक्टिवेशन एनर्जी ही फाइंड आउट करना है आपको, और ये हो जाएगा 2.303। R की वैल्यू जूल में हो जाएगी 8.3। इनिशियल टेम्परेचर है यहाँ पे 293, फाइनल टेम्परेचर है यहाँ पे 308 केल्विन। सिंप्लीफाई करते चले जाइए, K1 से K1 कैंसिल हुआ, ये आ गया log 2। और अगर इसको साइड चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2.303 × 8.3, यहाँ पे रह जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 308 × 293, 308 - 293, और यहाँ पे आ जाएगा 308 × 293, है ना। जब सारी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 0.3, ये हो जाएगा 2.303, ये हो गया 8.3, इसको इधर लाएंगे तो 308
इंटू 293 और अपॉन में चला जाएगा ये 308 माइनस 293 आप करेंगे तो ये वैल्यू आती है 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन जो मैच करेगा यहाँ पे वो आएगा, ये वैल्यू आती है 34.7 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल में इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 94 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कोऑर्डिनेशन का है, एक आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा हुआ है कि एथेन 1,2 डाइअमाइन अगर एक लिगेंड है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। एथेन 1,2 डाइअमाइन, एथेन 1,2 डाइअमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो साइड यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगे होते हैं NH2 NH2 और बीच में कार्बन होता है CH2 CH2। एथेन 1,2 डाइअमाइन पहला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया। दूसरा, इस पे क्या होते हैं, दो डोनर साइड्स होते हैं, दो डोनर एटम है, एक इस साइड नाइट्रोजन है और एक इस साइड नाइट्रोजन है। और किसी भी लिगेंड में अगर दो डोनर एटम या दो डोनर साइड्स होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, यानी दूसरा क्या ऑप्शन मिल जाएगा, डाइडेंटेड लिगेंड। तीसरा, जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं यानी यूनिडेंटेड लिगेंड को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने भी लिगेंड्स होंगे जिनकी डेंसिटी एक से ज़्यादा आती है वो हमेशा चिलेशन करते हैं, यानी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिंग का फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करते हैं। तो उसके साथ साथ ये चिलेटिंग लिगेंड भी हो जाएगा, ये एक चिलेटिंग लिगेंड भी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ढूंढा जाए तो पहला ऑप्शन है, लिखा है कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, एकदम सही है। दूसरा लिखा है डाइडेंटेड है, दो डोनर साइड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है डाइडेंटेड हो जाएगा। तीसरा चिलेटिंग लिगेंड है, जितने भी लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी एक से ज़्यादा होती है हमेशा चिलेशन करते हैं तो चिलेटिंग लिगेंड भी हो जाएगा। तो इस और लास्ट लिखा है ये एक यूनिडेंटेड लिगेंड है ना, तो दो डोनर साइड्स हैं तो डेंसिटी दो होगी, डाइडेंटेड होगा ना कि ये यूनिडेंटेड होगा। तो इसमें ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में लिख दिया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6। और मैंने बताया था कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना होगा तो तभी बनेगा जब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाता है। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं तो इनकी वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए, तभी ये GI बनाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे MA5B कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है COEN होल थ्राइस, COEN होल थ्राइस, और इस पे चार्ज कर दिया है 3+। पूछा हुआ है इसके बारे में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी सही है। आपको पता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट सही है। दूसरा इनएक्टिव है, गलत हो गया, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तीसरा, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो PPL यानी प्लेन पोलराइज लाइट को जरूर वो रोटेट करवाता है। तो फर्स्ट के साथ ऑप्शन थर्ड मिला। और चौथा प्लेनर, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, है ना। तो 98 का अगर ऑप्शन देंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन सेकंड में फर्स्ट और फोर्थ ही दिया है, यानी ये नॉन सुपर इम्पोसिबल भी है और प्लेनर भी है। इसके अलावा और थर्ड ऑप्शन भी सही है लेकिन वो मैच नहीं गा रहा है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 99 NCERT पे मैंने अंडरलाइन भी करवाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा हुआ है FeCO5 पेंटाकार्बोनिल आयरन का स्ट्रक्चर क्या होगा। पेंटाकार्बोनिल आयरन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो जहाँ पे ऑप्शन मिल जाए आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वो सही है। पहला है ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होता है। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होता है। स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से कौन सा होगा यहाँ पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, और ये है यहाँ पे कि अगर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 2.84 बोहर्स मैग्नेटॉन BM, तो पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। तो मैंने ये बताया था ट्रिक, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जितनी भी होगी तो डेसिमल के पहले जो नंबर है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी अगर 2.84 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 2। अब पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, किसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे।
ये तो तय है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। पहला ऑप्शन दे दिया D5, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड में D5 कन्फिग्रेशन आएगा, तो D में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 नहीं बचेगा, केवल कितना रह जाएगा, 1। यानी ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, और यहाँ पे रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा दे दिया D3 वीक फील्ड। D3 में वीक फील्ड होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी और अनपेयर्ड जाएंगे 3, जबकि चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। फिर देखिए यहाँ पे D4 वीक फील्ड। अगर D4 में वीक फील्ड लिगेंड्स लेंगे हम लोग, तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन 5 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वीक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं पेयर होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 4। ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन दे दिया है D4 विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। D4 कन्फिग्रेशन है। तो जरा ये बताइए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पेयर करवाएंगे, आपको पता है कि लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स ही खाली होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए D में। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना आ गया, 2, है ना। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। तो ये है आपका ITS R16 का सोल्यूशन।